महिलाओं की जो सर्वखाप है, जिसकी भारतवर्ष की सर्वखाप महिला माप पंचायत के अध्यक्ष जो है डॉक्टर संतोष दहिया, और उनकी जो अलग अलग सारी पदाधिकारी जो है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फैसला किया है समर्थन देने का। जिनमें विजय भारती कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष है विजय भारती जी, करनाल के अध्यक्ष है दलजीत संधू जी, और शाहबाद की रूबी हुड्डा है, कुरुक्षेत्र की सरोज और डॉक्टर निर्मला चौधरी जिला अध्यक्ष है अपने रोहतक की, और जिला की रोहतक की उपाध्यक्ष है रोशनी देवी जी और उषा हुड्डा जी। ये सारी साथ है इनके, और आज इन्होंने ये फैसला किया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के न केवल अपना इन्होंने हमें समर्थन प्रदान किए, बल्कि पूरे जोर से पूरे प्रदेश भर में जहां जहां हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इनका महिला का जो संगठन है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा और इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र और कच्छ जिले के भूतपूर्व सैनिकों की जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, उनके भी दोनों के अध्यक्ष आए हुए हैं, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार जय जवान और जय किसान के नारे को बुलंद करती है, और हमने जहां किसानों के इश्यूज के ऊपर पार्टी की तरफ से खुल करके उस किसान आंदोलन का समर्थन किया, उस किसान आंदोलन को ताकत देने की काम करी, वहीं हमने 13 महीने से लगातार जहां भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है, उसको भी हमने हमेशा समर्थन दिया। और पहले भी वन पेंशन को लेकर के जो आंदोलन शुरू किया गया था, मैं अनेक बार उस आंदोलन का हिस्सा बना, अनेक बार उनके बीच में जाकर के आया था। अब जब क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैंने सारी एसोसिएशन जितनी वहां की बनी हुई है उन सबसे मैं मिला, तो मैं जैसे ही सैनिकों से मिला तो मुझे सैनिकों ने विश्वास दिलाया और ये कहा कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में होगी तो हम सारे वहां पे आपके साथ आएंगे और खुद करके हम आपको समर्थन देंगे। वो आए हुए हैं, आप उनसे भी जरूर बातचीत करना, ताकि वो भी सारी बात आपके सामने रखेंगे। जहां इनकी कुछ डिमांड्स है, इनको केंद्र की सरकार को पूरा करना चाहिए था, पूरा करने की बजाय सैनिकों का अपमान करने का काम किया है। हम अपना जब मैनिफेस्टो बनाएंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश का, उसके अंदर जो सैनिकों की तरफ से डिमांड हमारे को दी गई है, हम उन पे सब पे विचार करेंगे और विचार करके अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल करेंगे, और भूतपूर्व सैनिकों का एक अलग से बोर्ड बनाएंगे जो कि इनकी अपनी कोई समस्याएं होगी उसके बारे में विचार विमर्श करके सरकार के सामने रखेगा, और हम उस पर सहानुभूति से विचार करके उसको लागू करने का काम करेंगे। उनमें जो मुख्य इनकी जो 2-3 चीजें हैं, एक तो वन रैंक और वन पेंशन जो है, उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां और खामियां जिनको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अग्निवीर योजना जो है, जो केंद्र की सरकार ने हमारे नौजवानों को कहीं फौज से वंचित करने का काम किया, फौज को ठेके पे देने का काम किया है, उसको लेकर के भी जवान लगातार, क्योंकि फौजी जितने भी उनके परिवार के बच्चे ही फौज में मैक्सिमम जाते हैं, और सारे एक्स सर्विसमैन जो है इस बात को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि ये खत्म करनी चाहिए। हम इसको खत्म करवाने में पूरी तरह से इनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। वहीं सैनिक स्कूल का निजीकरण हो रहा है आजकल, सरकार जो है सैनिक स्कूलों को निजीकरण के रूप में दूसरी प्राइवेट एजेंसियों के हाथों में सौंपने का काम करिए। हम इस पर तुरंत पाबंदी लगवाएंगे और इनके स्कूलों को फिर से सैनिक स्कूल के दर्जे के रूप में प्रदेश में बना करके रखने का काम करेंगे। विधवाओं की पेंशन पूरी मिले, जो पूरी पेंशन जो है कटना उसमें भी कोई कट नहीं होगा, वो भी विधवाओं को अपनी सरकार बनने को पूरी पेंशन देने का काम करेंगे। ये मेन 4-5 जो डिमांड्स है, हम इन सब पे ध्यान रखेंगे और
इन सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही मैं अब माजरा जी से दूंगा। आज हमने फैसला किया था, मैंने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आज हम अपनी पार्टी की तरफ से 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी जो है वो उनके नाम का आपके सामने अभी माजरा जी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस को चुनाव लड़ाने, और जिन प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं उन प्रत्याशियों का मतलब अपने अपने फील्ड में किस किस तरह की उपलब्धियां उनकी रही है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमने जितने भी प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं उन सबको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा है कि उनका अपने समाज में, प्रदेश में और उसके साथ साथ देश के अंदर भी उन्होंने अपने कीर्तिमान जहाँ जहाँ स्थापित किए हैं, जिनका नाम रहा है, हमने उन लोगों को इसमें, क्योंकि हमारी पार्टी के साथ उन्होंने हमारे संगठन में भी बहुत सारा काम किया है, जिनका राजनीतिक जीवन, जिनके परिवार का रहा है या जिनकी कोई बड़ी उपलब्धियां रही है, वो सारी चीजें आपके सामने माजरा जी जो वो रखेंगे, वो बताएंगे। और आज हम उन सबको अपनी तरफ से विधिवत रूप से उनकी 3 प्रत्याशियों की आज घोषणा करेंगे। बाकी से 4 जो है वो हम 26 तारीख के बाद उनके नामों को, नाम हमने आपस में बैठ करके तकरीबन तय किए। कुछ राजनीतिक मजबूरियों की वजह से हम उसको थोड़ा डिले कर रहे हैं। 4 दिन बाद उन नामों पे फिर आपको बुला करके और फिर 10 के 10 साथियों को आपके सामने खड़ा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बताएंगे कि कहां से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। और उसके साथ साथ मैं एक आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं आगामी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूं, तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल पे सारी चीजें लाइव चल रही होगी, तो हमारे हर कार्यकर्ता को इस चीज का पता लगेगा कि मैं अपना नॉमिनेशन लेकर फाइल करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा साथी मेरे उस नॉमिनेशन में शामिल होने का काम करेंगे। जो माजरा जी आपसे बात करेंगे, पहले संतोष जो है, जो डॉक्टर संतोष दैया जो है, जिन्होंने आज हमें समर्थन दिया है, वो आपसे बातचीत करना चाहेंगी, वो आपसे रूबरू होना चाहिए और वो समर्थन क्यों दे रहे हैं वो सारी चीजें आपको बताना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। मंच पर आसीन सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। आपने देखा होगा कि महिलाएं, आज जो हालात हैं महिलाओं के, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि हम समर्थन क्यों देना चाहते हैं। समर्थन देने के कई कारण हैं, उनमें से जो मुख्य कारण है वो केवल आपको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला है किसान आंदोलन। 13 महीने तक आंदोलन चला, 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। उनको आश्वासन दिया कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम जो है आपकी मांगे पूरी करते हैं, और किसानों ने आंदोलन अपना खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? केवल धोखा उनको मिला। प्रधानमंत्री जी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है, वो नहीं माना गया। दोबारा से जब किसान बैठे तो उससे कहीं ज्यादा ज्यादती सरकार की तरफ से की गई। आप देखिए, ड्रोन से इस तरह से हमले किए जा रहे थे जैसे ये कोई आतंकवादी है। धरती पुत्र के साथ ये अन्याय किसी भी सूरत में एक किसान की बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हमने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से इन किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, बैरिकेड्स तो लगाए गए, लेकिन उससे ज्यादा इन्होंने जो ड्रोन से हमले किए हैं और सड़कों पे एक आम नागरिक के लिए सड़क का रोकना, सड़क के ऊपर दीवार खड़ी करना, सबसे दुखद और सबसे चिंताजनक विषय है। क्योंकि ये लोकतंत्र है। दिल्ली किसी के बाप की पनौती नहीं है, दिल्ली हर नागरिक की दिल्ली है, कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन उनको रोका गया। और किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार इन्होंने किया है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरा मुख्य कारण है हमारी खिलाड़ी पहलवान। हमारे प्रदेश की बेटियां जो विश्व में इस झंडे का मान बढ़ाती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं, उन बेटियों के साथ जो व्यवहार दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, वो किसी भी सूरत में किसी के गले नहीं उतर सकता। क्योंकि वो कॉमन लड़कियां नहीं थी।
एक सवाल सबके जहन में आना चाहिए कि इतनी बड़ी स्टार खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसा होता है तो एक कॉमन महिला जिसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है या कुछ होता है तो वो कहां जाए, किसके पास जाए? उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, खेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को भी लिखा, जितनी महिला सांसद हैं उन सबको भी पत्र लिखा, लेकिन उन बेटियों की किसी ने नहीं सुनी और किस तरह से उनको सड़कों पे घसीटा गया, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये किसी सूरत में, मैं भी इस देश की बेटी हूं, मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा ये मुख्य बड़ा कारण है। तीसरा, हरियाणा की संदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी रही हैं, कोच हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री किसी के घर से नहीं है, मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और वो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई मंत्री पद उनका नहीं जाएगा। तो देखिए ना क्या होगा, कहां जाएंगे बेटियां? ये तीसरा बड़ा मुख्य कारण है। और सीधी सी बात है, महंगाई तो आसमान छू ही रही है। ये महिलाएं सारी की सारी क्यों आई हैं? क्योंकि इनके घर की रसोई नहीं चलती, गैस का सिलेंडर इनके घर में खाली है, गोसे और लकड़ियों से ये काम चला रही है। आज हालात महंगाई के कारण इतने ज्यादा हैं, बेरोजगारी का आलम इतना है कि हमारे हरियाणा के पहलवानों को, हरियाणा के खिलाड़ियों को, हरियाणा के नौजवानों को ये कहा जाता तुम इजराइल जाओ। 550 से ज्यादा हमारे यूथ को इजराइल में भेज दिया गया है। वहां पर युद्ध चल रहा है। किसके बेटे मर रहे हैं? आपके बेटे मर रहे हैं। मरने के लिए उन्हें इजराइल भेज दिया। ये यहां पर रोजगार क्यों नहीं दे सकते? क्या हमारा युवा इजराइल जाने के लिए रह गया, उनकी रक्षा करने के लिए रह गया? देखिए, मैं ये मानती हूं, हम अपने यूथ को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें जो जैसे ताऊ देवीलाल की नीतियां थी, हमें उन नीतियों के तहत काम करना पड़ेगा। और मैं तो केवल और केवल आपके मीडिया के माध्यम से केवल एक आश्वासन आप लोगों को ये देना चाहती हूं और आप लोगों को आगाह भी करोगे, लेकिन वो 100 रुपए तो ताऊ नहीं शुरू करे। अगर वो शुरू ना करते तो क्या होता? लेकिन ये नियम कैसे गाड़ रहे हैं? ये हमारे लड़कों को इजराइल भेज रहे हैं। हमारे लड़कों में, यूथ में टैलेंट है, वो देश की रक्षा करना जानता है, मरना जानता है इस देश के लिए, लेकिन उनको वहां भेजा जा रहा है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण मैंने ये समर्थन, जो हमारा पूरा संगठन है, मैंने सबसे सलाह मशवरा किया। पूरे संगठन ने मशवरे के बाद ये निर्णय लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल में जो है हम अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि पूरे देश में कितने सांसद और कितने विधायक हैं, एक सांसद, एक विधायक किसानों के लिए त्याग पत्र देने वाला आगे नहीं आया। केवल एक अभय सिंह चौटाला जी आए, उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने समर्थन ही नहीं किया, उनके पास केवल एक सीट थी, वो एक सीट त्याग दी कि मैं किसानों के साथ हूं। धरने प्रदर्शन पे गए, किसानों को ये कहा कि भाई तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, खाना, पानी, पैसे, कुछ भी चाहिए, मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। क्योंकि वो बेचारे सड़कों पे बैठे हैं। सड़कों पे बैठना आसान होता है, अपने काम धंधे को छोड़ के सड़कों पे बैठा किसान, और वो इतने लंबे समय तक, आप 5 दिन बैठ के तो देखिए, नहीं बैठ सकते। उन्होंने 13 महीने तक वो बैठे और अभी भी संघर्ष करें। तो एक पूरे हिंदुस्तान में या अभय सिंह चौटाला जी ऐसे हैं, ताऊ देवीलाल की नीतियों को अपनाते हुए, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी का पद छोड़ा था, इसी तरह से इन्होंने विधायिका छोड़ी और इन्होंने दोबारा से आपके साथ मैदान में उतर के दोबारा से आप लोगों ने इनको जिताया। ये आपको भी मैं बधाई देती हूँ कि आपने साथ दिया। तो इसलिए ये कई ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण मैंने और हमारे पूरे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का फुल मन से पूरा हम संघर्ष करेंगे और उम्मीद है हमारी कि इनको हम कुरुक्षेत्र से जिता के भेजेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का कि उन्होंने अपना समर्थन चौधरी अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में देने का काम किया। इतना ही नहीं, वो जाने माने हरियाणा प्रदेश के गायक भी हैं, करमवीर फौजी जी, वो चुनाव मैदान में थे और उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में अपना समर्थन लिया और अपने आप को कैंडिडेचर से विड्रा कर लिया।
इस सब के लिए मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी बहन डॉक्टर संतोष दहिया जी, जो सर्वखाप महिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके पे अभय सिंह चौटाला को और INLD को समर्थन करने का फैसला लिया है। उनका बहुत बहुत आभार। और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे सभी साथियों से मंत्रणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहरमल के पड़पोत्र श्री सुनील तेवतिया पुत्र राजकुमार तेवतिया को फरीदाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। जो चौधरी बलबीर सिंह उनके दादा थे और उनकी शिक्षा स्नातक तक हुई है, वो ग्रेजुएट हैं और उनका एक समाज सेवा में जीवन समर्पित है, वो लगे रहते हैं दिन रात। और इसी प्रकार से हमने सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट से श्री संदीप लोड जो वाल्मीकि हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनके दादा श्री फकीरचंद जी विधायक रहे हैं 1952 से लेके 1957 तक और 1962 से लेके 1967 तक। और उनके पिताजी रामफल लोट कांग्रेस के 2009 में उम्मीदवार रहे और उन्होंने लगभग 45,000 वोट उस वक्त में लिए थे। और वो सिविल इंजीनियर हैं, SDO हैं हुड्डा में, और वो प्रदेश में JE SDO एसोसिएशन के 2023 में प्रदेश के चेयरमैन अध्यक्ष भी रहे। 2016-18 से वो जिला के प्रधान डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे और उनका भी समाज सेवा में लगा रहता है जीवन। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनके परिवार को जानता हूं कि उनका उस इलाके में बहुत अच्छा मान सम्मान, कालवन गांव के इलाके में जिनके बहुत अच्छी लोगों में प्रतिष्ठा है, वो आए हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। वह हमारे उम्मीदवार सिरसा आरक्षित सीट से हैं। सोनीपत लोकसभा से के क्षेत्र से श्री अनूप सिंह दहिया, जो गांव सिसाना के हैं, हल्का खरखोदा के हैं, और वो जाने माने द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। वो SP रहे हैं, सुप्रीटेंडेंट पुलिस रहे और अब वो रिटायर्ड पर्सन हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में भी और सेवा काल के उपरांत भी अपना जीवन का हिस्सा समाज सेवा को बनाया है और उन्हें हमने सोनीपत लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। आज सभी पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत स्वागत। इसी के साथ अगली लिस्ट 2-4 दिन के बाद, जैसे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है, उसकी जानकारी आपको हम देंगे। धन्यवाद। 6 तो हो गए, 4 3 6 3 तो पहले देखे हुए 3 ही। आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभय जी, सर ये कल जो CM साहब ने बयान दिया दुष्यंत चौटाला और जजपा को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जो घोटालों की जांच होगी 4.5 वर्ष तक उन्होंने मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम किया। ले लो सर। थैंक यू। अब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करेंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का, तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें और वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ
कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। उसमें कौन शामिल है उनके नाम उजागर करें। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग जो हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो फिर ये जांच सामने ले आए। सर, आप आज भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या तथ्य है आपके पास? जो आदमी ये कहता है कि हमारे पास कोई दरखास्त आई, हम कार्रवाई करेंगे। हमने हमेशा आरोप लगाए इस सरकार के ऊपर। 4.5 साल से लगातार हम ये बात खुल के कह रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने लिखित में भी दिया है। हमने हुड्डा के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसकी भी लिस्ट सौंपी थी। इन्होंने ना हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद ने लूट मचानी शुरू कर दी। ये आज भी लुटेरों का गिरोह है। आज भी प्रदेश का हर वर्ग परेशान है इनसे, और उसी का नतीजा होगा। आज इनका विरोध हो रहा है और उसी का नतीजा होगा। अब 4 जून को रिजल्ट आए तब देखना, इनका मामला साफ हो जाएगा। गठबंधन की सरकार में केवल उप मुख्यमंत्री को दोषी माना जा सकता है? तो कोई सबसे बड़ा दोषी तो मनोहर लाल खट्टर है। मुख्यमंत्री वो था। अगर उसके मुख्यमंत्रित्व काल में उसके मंत्री कोई लूट मचा रहे हैं तो इसका मतलब उस लूट में शामिल है। तो जो सैनिक कह रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए, तो उसको फिर मनोहर लाल खट्टर के लिए भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये लुटेरों का गिरोह है। अब ये दोनों का दिवालिया पिट गया राजनीतिक तौर पर। अब एक दूसरे के ऊपर अभड़ास निकाल रही है। कल तक चोर चोर मौसेरे भाई, और आज कहते हैं कि हम आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान नहीं पढ़ा था? उनने ये बयान दिया था शराब घोटाले की जांच के बारे में। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो अपनों पे आंच आएगी। अपनों का मतलब खुद पे भी आएगी, क्योंकि उसके सरकार के मंत्रियों ने अगर कोई लूट करी है तो उस लूट में वो शामिल है। मैं हमेशा कहता था कि जो हेड होता है और उसके नीचे उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग अगर कोई चोर बाजारी करते हैं, लूट करते हैं, तो उसकी मान के चलो कि उसकी सहमति के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। मनोहर लाल खट्टर भी इतना ही दोषी है। मैंने आपसे ये बताई भी थी कि हमारी सरकार जरूर बनेगी। अब जो हालात है उसमें अक्टूबर में हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हम इन सारे मामलों की तय तक जांच कराएंगे। एक ऐसी कमेटी, जुडिशियल कमेटी बनाएंगे जो निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को, जहां लोगों के सामने असलियत इनके सामने लाने का काम करेंगे, वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला आपने बताया, और हम कौन से घोटाले? धान घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये लूट के खा गए किसान को 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से। रेवेन्यू का घोटाला है, सरकारी दवाइयों का घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है। उसके बाद खनन माफिया खड़ा कर दिया इन्होंने, खनन का बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे 19 घोटाले हैं जिनमें सरकार कटघरे में है आज भी। और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं है। ये नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में। जब ये मंत्री था, मेरे पास एक गांव की पंचायत की तरफ से लिखित रूप में आया था, ग्राम पंचायत का, कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गए ये लोग। तो पहले तो सैनी साहब अपने खुद के खिलाफ ही तो जांच करा ले इस बात की कि तेरे खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया, नहीं लिख के दिया था। सब एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मोदी ने कल राजस्थान में भाषण में कहा कि कांग्रेस जो है देश के संसाधन जो है वो घुसपैठियों को, मुसलमानों को दे देगी। ऐसा कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि संसाधनों को, खासकर महिलाओं का सोना चांदी जो है वो घुसपैठियों को दे देगी। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती कि वो इस तरह की बात कहे। मैं कोई कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में राज किया
कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया भी है। इस तरह के छोटे आरोप, छोटी बात करना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। ये राजनीतिक लड़ाई है, देश को कमजोर करने की नहीं। राजनीतिक लड़ाई लड़ो। राजनीतिक तौर पे भाजपा दिवालिया हो चुकी है। जो जेजेपी को लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, आज दिन कोई ना कोई इस्तीफा आता रहा है जेजेपी का, कोई नेता कोई। मैंने तुम्हें 5 साल पहले ये बात बताई थी, आप याद करो। मैंने कहा था कि इस जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज तुम ही नाम लेते हो, बाकी मुझे नहीं मिलता कोई जेजेपी का नाम लेने वाला। आपने विधानसभा के ऊपर शराब घोटाला और तमाम चीजें उठा के सीबीआई जांच की मांग की थी, तो उस समय कुछ पत्र भी लिखे थे, उसमें कोई रिप्लाई आया गवर्नमेंट का या नहीं? कितनी दफा मैंने विधानसभा में इनको, अभी पिछली विधानसभा के सेशन में भी ये बात उठाई थी कि नहीं उठाई थी मैंने, जब एक नया घोटाला करने जा रहे थे 600 करोड़ का शराब में कांच की बोतलों को लेकर, तब भी मैंने ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। मैं कहा ये नया घोटाला होगा, उससे पहले वाले को रिपोर्ट पेश कर। लेकिन रिपोर्ट पेश करे कैसे, उसमें मुख्यमंत्री खुद फंसते हैं, बचते नहीं थे। भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है अपने क्षेत्रों में, उस पर क्या कहें? इन्होंने बहुत अच्छे काम किए ना, जो इनको शाबाशी मिलेगी। जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका था, आज किसानों ने फैसला ले लिया कि हम इनको गांव में नहीं आने देंगे। इसी बात का विरोध है। और इतने चुनाव लड़ने वाले बेचारे बीजेपी वाले इतने दुखी हो गए कि भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनकी बात का जवाब देने की बजाय उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो भाजपा का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो भाजपा 400 पार कह रही है, उससे ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। ये तो 75 पार भी कहते थे ना, 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। 75 की कहते थे, 40 पार नहीं कर पाए। पीछे नारा था कि नहीं था प्रदेश में इनका? सर आप कह रहे हैं कि एनसीपी को समर्थन देंगे अगर एनसीपी अपना कैंडिडेट लेकर आए? मैं अपना समर्थन जो है, वीरेंद्र जो है मराठा, जिस भी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, हमारी पार्टी का समर्थन उसको है। आपके लोकसभा क्षेत्र में सर नवीन जिंदल जी की पल्लेदारी करते हैं। अरे कमाल की बात नहीं होगी। जो आदमी बेचारा हेलीकॉप्टर में घूमता था, जो आदमी हवाई जहाज में घूमता था, जो विदेशों में 1 महीने में 20 दिन रहता है, इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको पल्लेदार बना दिया। चाय नहीं बेच रहा, गेहूं भी काट रहा था। मतलब ये अपने आप को किसानों का विदेशी होने का ढोंग करते हैं। जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, जब कोरोना काल था, तब ये दोनों व्यक्ति कहीं नजर नहीं आए। सुशील गुप्ता राज्यसभा का 5 वर्ष मेंबर रहा। 2014 में क्या कहा? उस एक भी 5 वर्ष के कार्यकाल में एक दिन भी कभी किसान की बात नहीं करी, एक शब्द नहीं बोला। दूसरा, 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे और कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही। आज भी सोशल मीडिया पे ऑडियो वीडियो चल रहा है। उन्होंने ये कहा था कि मैंने तिजोरी में पैसे देखे हैं, सोना चांदी देखा है, गहने देखे हैं, लेकिन एक तिजोरी ऐसी भी है जिसमें 40,000 करोड़ का कोयला है। और ये कहा था मैं इस कोयला चोर को, अगर मेरी सरकार बनी तो इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, हम इनको बख्शेंगे नहीं, हम इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। जिसको कोयला चोर का, आज उसके टिकट देकर के बीजेपी का और चुनाव मैदान में भेजा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा आरोप ठीक था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया पिटिया चोर उच्चकों को टिकट देकर के आज चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे। और अगर नवीन जिंदल जो ये कहता था मेरे ऊपर आरोप गलत लगाए हैं, तो फिर उसका भी दिवालिया पिटिया कि जिन्होंने उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए आज उन्हीं के पैरों में पड़े। पता नहीं इन्होंने कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन रखी है जिसमें
इस तरह के घपले घोटाले करने वाले लोगों को डालते हैं, उसमें गंगा जल है या कोई और जल गुजरात से ला रखा है, उसमें से निकालते हैं। कोयला चोर को कहते हैं कोहिनूर बना दिया गया। कुरुक्षेत्र के लोगों का फैसला है, राख बना करके भेजेंगे। नवीन जी तो 25 कॉपी पे देश जा रहे हैं। बाई इलेक्शन को लेकर चर्चा चली थी, आपने भी कहा था कि सादा उम्मीदवार वहाँ पे जाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, तुम लोग बिचौले बन जाओ। तुम भी चाहते हो मनोहर लाल की रांद कटे, मुझे पता है तुम्हारा भी है। तो तुम कौन से नायब श्रेणी से राजी हो? मनोहर लाल का नंबर 2 तो वही है। आपने पढ़ी नहीं मनोहर लाल जी की खबर? उन्होंने कहा मुझे 2 दिन लग गए इसको बनाने में नायब श्रेणी को। नवीन जी प्रचार में काफी अब आओ, आपको खाना खिलाता हूं। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की लिस्ट लगातार एक हो रही है, संगठन नहीं है, आपस के अंदर विरोध है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है, उत्तम पजार जारी है। जो तम पजार जारी है इनका। थैंक यू।